आप आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं 9 बजे 9 रिपोर्टर। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं हमारे वो तमाम संवाददाता कौन होंगे जो ग्राउंड जीरो से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले अभिषेक हमारे साथ जुड़ेंगे दिल्ली से, इसके बाद शुभम पांडे मुंबई से हर इंफॉर्मेशन देंगे, दीपक चौबे भी दिल्ली से हमारे साथ रहेंगे, नमित त्यागी भी राजधानी दिल्ली से हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, राजीव तिवारी राजधानी दिल्ली से, शेखर त्रिवेदी लखनऊ से हर अपडेट आप तक लेकर आएंगे, रवि सराफ भी दिल्ली से जुड़ेंगे, अभिनव पांडे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हर अपडेट आप तक लेकर आएंगे और उसके बाद शिशिर उपाध्याय भोपाल से हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, औरंगाबाद से आ रही है जहां पर आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव किया गया है। औरंगाबाद दौरे के दौरान गाड़ी पर पथराव किया गया है। सभा करके बाहर निकलने के दौरान पत्थर फेंके गए हैं। स्थानीय विधायक पर पथराव कराने का आरोप यहां पर लगाया गया है। उद्धव गुट के विधायक अंबादास दानवे ने ये आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव किया गया है। कहा जा रहा है कि वो सभा करके निकल रहे थे जिस दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव कराया गया, लेकिन इन सबका आरोप स्थानीय विधायक पर लगाया गया है। उद्धव गुट की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि स्थानीय विधायक के कहने पर यह पथराव कराया गया है। औरंगाबाद दौरे के दौरान ये पथराव करा, सभा करके बाहर निकले आदित्य ठाकरे और उस दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव कराया गया। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ गए हैं। शुभम, आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव कराया गया, हालांकि उनका ये साफ तौर पर कहना है कि स्थानीय विधायक अंबादास जो है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि स्थानीय विधायक के ही कहने पर गाड़ी पर पथराव कराया गया है। बिल्कुल, देखिए चारुल जी, जो घटना है बीती शाम की है, जब आदित्य ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र दौरे पर, पूरी शिवसेना पार्टी इस वक्त फूट तितर बितर हुए, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को जुटाने के लिए लगातार वो दौरे कर रहे हैं। जब वो औरंगाबाद दौरे पे थे तो वहां के जैसे ही उनकी जब सभा चल रही थी उनकी गाड़ी पे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। उसके बाद सभा खत्म होने के बाद जब वो बाहर निकले तो उनकी गाड़ी पर पत्थर फेंके गए। यहाँ पर देखिए अंबादास दानवे का ये कहना है कि जो रमेश बोर्ने ने वहां के स्थानीय विधायक है, जो फिलहाल इससे पहले शिवसेना में उद्धव ठाकरे के समर्थक थे, अब शिंदे गुट के समर्थक है, अब एकनाथ शिंदे के समर्थक है, उनका ही उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है। क्योंकि जब ये सभा चल रही थी, जब आदित्य ठाकरे सभा के लिए पहुंच रहे थे, अंदर दाखिल होते, उस वक्त रमेश बोर्ने ने जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे। यानी साफ तौर पर यहाँ पर जो उद्धव गुट है, जो आदित्य ठाकरे का गुट है, वो लगातार यही कर रहा है कि रमेश बोर्ने के जो समर्थक है उन्होंने ये सब चीजें किया है ताकि जो हिंदू और दलितों के बीच जो है एक झगड़ा पैदा हो, एक चीजें असमान्य पैदा हो। क्योंकि इस वक्त उद्धव ठाकरे की बात करें तो प्रकाश आंबेडकर के साथ शिव शक्ति प्लस भीम शक्ति का नारा लगा रहा है। तो ऐसे में दलितों के बीच और हिंदुओं के बीच एक अलग माहौल क्रिएट किया जाए, एक अलग चीजें बनाई जाए, इसी को लेकर जो उनके अंबादास दानवे हैं, जो उद्धव गुट के नेता हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि रमेश बोर्ने के कहने पर ये चीज किया गया। हालांकि अब यहाँ पर स्थानीय जो उद्धव ठाकरे की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई, तमाम जो लोगों ने उन पर पत्थर फेंके थे उनके पर पुलिस ने मामला जो है दर्ज करने जा रही है। ऐसे में लेकिन देखिए पॉलिटिकल मूवमेंट है, यहाँ पर पत्थरबाजी तो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर इशारा रमेश बोर्ने की ओर से इस पर कोई बयान आया? क्योंकि यहाँ पर सीधा आरोप लगा दिया गया है कि आदित्य ठाकरे की गाड़ी पर पथराव कराया गया है, लेकिन शिंदे गुट जिन पर आरोप लगा है उनकी ओर से कुछ बयान इस पर आया? देखिए अभी तक शिंदे गुट की तरफ से कोई बयान जो है वो अब तक नहीं आया है। रमेश बोर्ने ने अब तक कुछ पर बयान नहीं, तो वहाँ के स्थानीय विधायक, क्योंकि उन पर आरोप उन्हीं के ऊपर लग रहे, उन्हीं के कार्यकर्ताओं ने गाड़ी पर पथराव फेंके और नारेबाजी लगा रहे थे ताकि ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए। उनकी तरफ तक कोई बयान नहीं, लेकिन लगातार महाराष्ट्र में जो बीती शाम उद्धव ठाकरे के साथ, आदित्य ठाकरे के साथ जो घटना घटी, उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर जो पथराव हुआ, उसको लेकर आज के दिन महाराष्ट्र में राजनीति खूब होगी, दोनों पक्षों की तरफ से टिप्पणी की जाएगी। फिर थोड़ी देर बाद शायद संजय राउत भी जो है इस मामले पे उद्धव गुट के जो नेता है वो बोल सकते हैं, लेकिन शिंदे गुट की तरफ से अभी तक इस मामले पे कोई बयान नहीं आया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम मोदी जवाब देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 7 फरवरी को बहस हुई थी। अडानी कंपनी के शेयर्स को लेकर दरअसल बीजेपी और कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है। शाम 4 बजे लोकसभा में पीएम मोदी जवाब देंगे।
बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मंगलवार को संसद में जोरदार बहस हुई। अडानी कंपनी के शेयर्स के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे पर हमले बोल रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद में सरकार को अडानी के मुद्दे पर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना जवाब देंगे। चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गौतम अडानी के साथ कितनी बार विदेश गए। पहले गौतम अडानी के जहाज में पीएम मोदी घूमा करते थे, लेकिन अब गौतम अडानी पीएम मोदी के जहाज में विदेश घूमने जाते हैं। राहुल गांधी ने पूछा कि अडानी ने बीजेपी को 20 साल में कितने पैसे दिए हैं। लोकसभा में सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से एसबीआई $1 बिलियन का लोन अडानी को देता है। प्रधानमंत्री फिर बांग्लादेश गए और 1500 मेगावाट बिजली का ठेका अडानी को चला जाता है। एलआईसी का पैसा अडानी की कंपनी में क्यों डाला गया? वहीं आज शाम 4 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होगा। माना जा रहा है कि कल जिस तरह से राहुल गांधी हमलावर नजर आए, आज प्रधानमंत्री अपने जवाब के दौरान इस पर भी जवाब दे सकते हैं। यानी जो आरोप लग रहे हैं फिलहाल, जिसको लेकर विपक्ष ने बजट सत्र के दौरान भी हंगामा किया, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दौरान अपना पक्ष रखेंगे 4 बजे लोकसभा में, उस दौरान इन आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 7 फरवरी को बहस हुई थी। अडानी कंपनी के शेयर्स को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान है। शाम 4 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण है। हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ गए हैं। रवि, देखिए, ये माना जा रहा है कि कल जिस तरह से राहुल गांधी ने तमाम आरोप लगाए हैं और खासकर अडानी को लेकर सरकार का घेराव किया, ऐसे में माना जा रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा में अपना पक्ष रखेंगे, उसमें राहुल गांधी के साथ साथ विपक्ष जिस तरह सवाल कर रहा है उनका जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल चारुल, देखिए जिस तरीके का माहौल पूरे इस संसद के सत्र में लगातार बना हुआ है और कल राष्ट्रपति के अभिभाषण के जवाब में राहुल गांधी जिस तरह की बातों का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उस पर उन्होंने करारा हमला बोला। अडानी का नाम जिस तरह से वो लगातार ले रहे थे और जिक्र कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है आज जब प्रधानमंत्री जवाब देंगे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर जो अडानी का जिक्र बार बार इस पूरे इस संसद के, अगर आप अभी तक के कार्यप्रणाली को देखें तो जिस तरीके से लगातार हंगामा हुआ है संसद के सत्र में, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद राहुल गांधी हो या फिर विपक्ष के नेता हो लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे और एक साथ विपक्ष लामबंद हुआ है, तो इस मसले पर बहुत जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री अपना बात रखेंगे और इन बातों का जिक्र भी करेंगे। और विपक्ष ने जिस तरह से हंगामा और इस पूरे मुद्दे को बड़ा बनाया है सड़क से लेकर संसद तक, क्योंकि पूरे देश भर में भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया था, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री भी अपना पक्ष रखेंगे। और जो प्रधानमंत्री का एक अंदाज होता है, आपने देखा कि जिस तरीके से संसद के सत्र प्रधानमंत्री जब जवाब देते हैं तो एक उनका जो अंदाज होता है तंज कसने का, तो ये तमाम चीज़ें आपको दोपहर 3:30 बजे नजर आने वाली है जब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे। चारू रवि, ये भी समझना चाहेंगे कि देखिए कल जिस तरह राहुल गांधी हमलावर थे, तमाम जवाब उन्होंने दिए और सवाल भी उठाए कि हर जगह हर बिजनेस में अडानी का नाम ही क्यों सामने आता है, यानी सरकार की मिलीभगत रही अडानी को लेकर। अब ऐसे में ये समझना चाहेंगे कि क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो बयान दिया गया, यानी राहुल गांधी ने जो कहा, उस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। यहाँ तक कि आपने कल सुना होगा रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत लाजमी है कि सरकार की तरफ से इन बातों का जिक्र करना है कि बेबुनियाद आरोप है, पर जिस तरह से मुद्दा ये बना हुआ है और जो शेयर के प्राइसेस गिरे थे और जो संकट बाजार पर छाया हुआ था, एक ये बड़ा इशू था और लोगों के मन में कोताहल भी थी और कई सारे सवाल भी थे, पर अभी तक ये कहा जाए कि पूरी तरीके से जवाब नहीं मिला है। अभी भी आरोपों का दौर लगातार जारी है। कल जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम बड़े बड़े आरोप लगाए, तस्वीरें दिखाई प्रधानमंत्री के गौतम अडानी के साथ में,
तो कई सारे सवाल खड़े किए गए, पर सरकार की तरफ से अभी स्पष्टीकरण पूरी तरीके से नहीं आया। पर हाँ, आज जब प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में जवाब देंगे, तो आपको उन तमाम आरोपों का जवाब मिल जाएगा जो देश सुनना चाहता है, जो ढूंढा जा रहा है देश की तरफ से। तो उन तमाम सवालों का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जाएगा और बजट का भी जिक्र होगा। बजट के बारे में प्रधानमंत्री बताएंगे और अपनी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएंगे, भविष्य की योजनाओं के बारे में बताएंगे। शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एमसीडी महापौर का चुनाव जल्द कराने का अनुरोध किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है। सीजेआई चंद्रचूड़ पीठ ने पेश की गई दलील का संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली नगर निगम के महापौर का चुनाव कराने वाली चुनाव का आग्रह कराने के लिए आम आदमी पार्टी की याचिका पर आज सुनवाई होनी है और ये याचिका आम आदमी पार्टी की महापौर उम्मीदवार शैली ओबरॉय और अन्य लोगों की तरफ से दाखिल की गई है। इस याचिका में एमसीडी के महापौर का चुनाव जल्द कराने का आग्रह किया गया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने आम आदमी पार्टी की ओर से पेश एक अधिवक्ता की उस दलील का संज्ञान लिया जिसमें याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया। सीजेआई ने कहा कि हम इसे कल के लिए सूचीबद्ध करेंगे। इससे पहले 6 फरवरी को एमसीडी सदन हंगामे के कारण तीसरी बार भी महापौर का चुनाव करने में नाकाम रहा। यह हंगामा पीठासीन अधिकारी के ये कहने के बाद हुआ कि उपराज्यपाल ने मनोनीत किए गए एल्डरमैन भी चुनाव में मतदान करेंगे। हमारे साथ सहयोगी नमित त्यागी जुड़ गए हैं। नमित, देखिए, आप लगातार आम आदमी पार्टी को कवर करते हैं, तमाम नेताओं से एक्सक्लूसिव बातचीत भी करते हैं। आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो चाहती थी कि ये मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट लेकर जाए और वहां पर सुनवाई हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी को यकीन था कि वो जो कर रहे हैं उनकी पार्टी नियम के अनुसार चल रही है। अब आगे किस तरह से देखा, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि आज जो सुनवाई होगी उसमें आम आदमी पार्टी को कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, बिल्कुल चारों आम आदमी पार्टी ने अब जो है एलजी पर विश्वास खो दिया है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सीधे तौर पर कल ये याचिका डाली गई थी मंगलवार को और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो एडवोकेट हैं अभिषेक मनु सिंह, उन्होंने ये याचिका लगाई थी जिस पर आज जो है सुनवाई होनी है। और इसमें शैली ओबराय जो कि मेयर पद के उम्मीदवार हैं, इसके अलावा दुर्गेश पाठक हैं और आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने याचिका लगाई है। अब आम आदमी पार्टी ये मांग करेगी सुप्रीम कोर्ट से कि जो अगली नगर निगम की बैठक हो वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो और जो मेयर का चुनाव हो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो चुनाव होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से जो एल्डरमैन है उनको जो है गैर कानूनी तरीके से मेयर की वोटिंग में हिस्सा लेने का अधिकार जो पीठासीन अधिकारी हैं सत्या शर्मा, उन्होंने दिया है, इसका भी विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है। और आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि जो मेयर का और डिप्टी मेयर का चुनाव हो वो संविधान के अनुसार हो और डीएमसी एक्ट के अनुसार हो, क्योंकि यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस मेयर चुनाव को कराने की मांग आम आदमी पार्टी ने रखी है, जिस पर आज सुनवाई होनी है। नमित, ये भी समझना चाहेंगे कि आज की सुनवाई को लेकर आम आदमी पार्टी कितनी आश्वस्त है कि उनके पक्ष में मामला जो है सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है, यानी जो उनकी मांगे हैं उन्हें पूरा किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि इससे पहले एलजी ने लगातार 3 डेट दी थी, लेकिन 3 डेट में लगातार नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ और एलजी की तरफ से ही जो 10 एल्डरमैन है यानी कि जो मनोनीत पार्षद हैं उनको नियुक्त किया गया, उस पर भी पहले काफी बवाल हुआ था। आम आदमी पार्टी का कहना था कि जो 10 के 10 मनोनीत पार्षद हैं ये बीजेपी के लोग हैं, हमारी तरफ से किसी भी एल्डरमैन को एलजी ने नियुक्त नहीं किया। तो सीधे तौर पर एलजी पर तो आम आदमी पार्टी को विश्वास नहीं है। आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ही है और कल भी दुर्गेश पाठक और आतिशी ने इस बात को कहा कि हमें उच्च न्यायालय से काफी उम्मीदें हैं, इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन ये बड़ा सवाल होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में मेयर का चुनाव करा सकता है या नहीं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नमित इस तमाम जानकारी के लिए। सीधा रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पत्र लिखा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को यह पत्र लिखा गया है और राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पत्र में लिखा है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बिना प्रमाण के पीएम मोदी पर आरोप लगाए गए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह पत्र लिखा है लोकसभा अध्यक्ष को और कहा कि बिना सबूत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है, राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, आरबीआई की एमपीसी की आज अहम बैठक होनी है। 3 दिवसीय बैठक में तय होगी अगली मौद्रिक नीति। रेपो रेट का ऐलान भी आज किया जा सकता है। कम की जा सकती है ब्याज दर बढ़ाने की रफ्तार। भारतीय रिजर्व बैंक की आज मौद्रिक नीति समिति की बैठक है। आरबीआई की ये 3 दिवसीय मीटिंग अहम रहने वाली है क्योंकि इसमें मौद्रिक नीति तय की जाएगी। आज रेपो रेट का भी ऐलान होगा। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब हाल ही में अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में वृद्धि की रफ्तार को कम किया गया। इस बार भी बैठक में भी भारतीय रिजर्व बैंक के सामने सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई को कम करना है क्योंकि 2022 की पहली 3 तिमाहियों में महंगाई दर आरबीआई की ओर से तय किए गए महंगाई के बैंड 2 से 6% ऊपर रही। हालांकि नवंबर और दिसंबर में महंगाई दर 6% के नीचे रही। हमारे साथ सहयोगी शुभम पांडे जुड़ रहे हैं। शुभम, देखिए कई मायनों में ये बैठक अहम है लेकिन महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाली है। बिल्कुल, देखिए चारों जी एमपीसी की ये बार बैठक हुई, 6 बार बैठक हुई। 6 साल भर की बात करें तो हर बार रेपो रेट बढ़ाया गया और आज अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार अगर बैठक हुई तो फिर से रेपो रेट बढ़ेगा। अगर रेपो रेट बढ़ता है तो सीधे तौर पर जो लोग होम लोन लिए हैं खासतौर पर उनकी जेब पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा क्योंकि जिन्होंने लोन लिया है उनके ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो जेब है वो लोगों की भारी हो जाती है। जिस तरीके से हाल ही में बजट पेश हुआ तो ऐसे में लोग महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से जो अमेरिकी बैंक है उसने अपने उसमें कटौती की उसके बाद आज एमपीसी की बैठक है। शक्तिदास दास जो आरबीआई के गवर्नर है वो इस बैठक को लीड करेंगे और अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो रेपो रेट है उस पर बढ़ाया जाता है। लेकिन जिस तरह से आपने सवाल उठाया कि महंगाई से लोगों को निजात है, लेकिन महंगाई एक ऐसी चीज है जो आसमान में अगर कोई भी चीज उछालते हैं ऊपर तो जाते लेकिन लौट नीचे नहीं आते। वही हाल महंगाई की चीज है। पिछले कुछ सालों में महंगाई इस तरह से बढ़ रही है कि खासतौर पर बैंक के लोन हो या जो भी अन्य चीजें हो, जिस तरह से उसमें जो परसेंटेज बढ़ता है तो कहीं न कहीं लोगों की जेब पर इसका असर जरूर पड़ता है। हालांकि बजट में लोग दुबाने बजट पेश किए जाते हैं कि इस बार लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही आरबीआई अपनी चीजें या पॉलिसी ले आती है जो बैठक को, लेकिन देखिए शुभम, महंगाई अभी भी एक बड़ा मुद्दा है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर, सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का दूसरा दिन है। कई जनसभाओं को यहां पर सीएम योगी संबोधित करने वाले हैं। बीते मंगलवार को कई कार्यक्रम में शामिल हुए थे सीएम योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पश्चिम से पूरब तक बढ़ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव में ताबड़तोड़ रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में जनादेश दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले योगी अब पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा के दौरे पर हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के त्रिपुरा दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भी सीएम योगी कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 7 फरवरी को योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में 6 जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने शाम को बोरदोवली में रोड शो किया। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे बगबसा में बीजेपी प्रत्याशी जेएल नाथ के समर्थन में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। 2:30 बजे कल्याणपुर में पिनाकी दास चौधरी के समर्थन में रैली की। हमारे साथ सहयोगी शेखर आनंद जुड़ रहे हैं। शेखर, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर हम बात कर ले बीजेपी में तो सबसे ज्यादा लोकप्रियता जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखने को मिलती थी, लेकिन अब बदलते दौर में हम ये देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ऐसे स्टार प्रचारक हो गए हैं जिन्हें हर जगह भेजा जाता है। गुजरात में अहम भूमिका हमने देखी और इसके साथ ही हर चुनावी राज्य में ये सबसे अहम हो गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वहां पर जरूर भेजा जाता है, इतनी डिमांड है उनकी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देश में कहीं का भी चुनाव हो, हैदराबाद के निकाय चुनाव से लेकर के गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या आपका हिमाचल हो, अभी फिलहाल वो त्रिपुरा के दौरे पर हैं और वहाँ पर जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इसकी 2 प्रमुख वजह हैं। एक तो उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ के रिजीम में ब्रांड बनने का मौका मिला है, जिस तरीके से उन्होंने अलग अलग स्तरों पर
तरह तरह की कार्रवाई की हैं, कहीं बुलडोजर चलाया है तो कहीं इन्वेस्टर समिट हो रहा है, कहीं G20 के सम्मेलन हो रहे हैं, कहीं अपराधियों पर नकेल कसी गई है। इस तरीके की जब बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि एक लोकप्रियता बढ़ती है और वर्ल्ड वाइड बढ़ती है, तो देश में भी उस चीज़ की लोकप्रियता है। इस चीज़ को लेकर के बीजेपी की तरफ से उनके कार्यक्रम लगाए जाते हैं, जहां स्टार प्रचारक के तौर पर वो जाते हैं और कैंपेन करते हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि वो गोरक्षनाथ के पीठाधीश्वर हैं, महंत हैं योगी आदित्यनाथ, नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और नाथ संप्रदाय के बहुत सारे ऐसे अनुयायी हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। त्रिपुरा और पूर्वांचल का जो पूर्वोत्तर का हिस्सा है वहां पर भी नाथ संप्रदाय को मानने वाले लोग रहते हैं। इस लिहाज से भी ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं जब योगी आदित्यनाथ अपने दौरे पर जाते हैं। रही बात त्रिपुरा के जो चुनाव हैं वो बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि वो वामपंथ का एक बहुत बड़ा किला रहा। पिछली रिम में बिप्लब देव जो मुख्यमंत्री थे उनकी अगुवाई में और ख़ास तौर से संघ के प्रचारक सुनील देवधर की अगुवाई में एक ऐसा माहौल तैयार किया गया, एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया गया जिसने उस वामपंथी किले के 3 दशक 4 दशक के पूरी योजना को ध्वस्त कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार बनती है। बिप्लब देव शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। बाद में पार्टी ने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री को बदला, लेकिन जो पार्टी ने कैडर तैयार किया था, जिस तरीके से लोगों के बीच में उसने पैठ बनाई थी, वो लगातार बरकरार है और इसी लिहाज से त्रिपुरा का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और जब योगी आदित्यनाथ जैसे फायरब्रांड नेता वहां पर पहुंचते हैं तो उस चीज़ को धार मिलती है जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रदेशों में आगे बढ़ती है। चारुन, लेकिन देखिए शेखर, एक चीज अहम है कि मुख्यमंत्री भले ही त्रिपुरा में हैं, जन प्रचार वहां पर कर रहे हैं, जनसभाएं संबोधित कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में भी कोई भी अगर उन पर कोई निशाना साधता है, जिस तरह कल राहुल गांधी ने भी कटाक्ष किया, तो ऐसे में जनसभाएं तो चल ही रही हैं लेकिन विरोधियों को जवाब देना भी वो नहीं भूल रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी का जो आईटी सेल है वो इस मामले में बहुत ज़्यादा मजबूत है। आप ध्यान कीजिए, जब प्रधानमंत्री की रैलियां होती थीं, एक जगह पर आरोप लगता था, दूसरी रैली में दूसरी जगह से वो उसका तुरंत जवाब दे देते थे। कुछ उसी तरीके की व्यूह रचना इस बार भी योगी आदित्यनाथ के साथ में की गई है। जैसे ही राहुल गांधी ने उन पर अटैक किया, उसके कुछ ही घंटों के बाद जिस तरीके से त्रिपुरा में उनकी रैली हो रही थी, उसी में उन्होंने उसको करारा जवाब दिया। दूसरी तरफ ये भी चीज़ है कि जो विपक्ष है खास तौर से, वो इस बात को नहीं समझ पाया कि जैसे ही व्यक्तिगत आक्षेप होते हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी का कोई नेता हो, वो तुरंत उस ईंट को उठा करके अपनी इमारत में लगा लेता है और एक मंजिल और चढ़ जाता है। तो यही कुछ हुआ है बीते दिन भी, जिसमें राहुल गांधी ने जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को अपमानित करने की कोशिश की, उन्होंने उस मुद्दे को उठाया और उसको त्रिपुरा में भुना दिया। लेकिन सबसे अहम चीज़ है शेखर, आप भी इस बात को मानेंगे कि जब जब इस तरह के पर्सनल अटैक्स किए गए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किए जाएं या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर किए जाएं, इन अटैक्स का उन्हें फायदा मिला है। जिस तरह से क्योंकि कल देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि धार्मिक नेता नहीं है, ठग हैं, ये इन तमाम चीज़ों को भी भुनाया जाता है बीजेपी में और बताया जाता है कि ये पहले से ही हिंदू विरोधी हैं, इन्होंने राम को नहीं माना, इन्होंने कृष्ण को नहीं माना और इन चीज़ों का फायदा बीजेपी को मिलता आया है। बिल्कुल, मैं वही बात आपसे कह रहा हूं कि जैसे ही कोई पत्थर बीजेपी के नेताओं की तरफ, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो या बीजेपी का कोई भी नेता हो, जैसे ही उस पर पर्सनल अटैक होता है, उसके बाद वो उस पत्थर को कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं जो लाजवाब हो जाता है विरोधियों के लिए, उनके पास जवाब देते नहीं बनता है। राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर की यात्रा जरूर की, जिस तरीके से उन्होंने अपनी कैंपेन को आगे बढ़ाया, वो भारत जोड़ो यात्रा एक बयान के बाद कहीं ना कहीं पीछे छूट जाती है, चूंकि उन्होंने ये बयान दे दिया कि योगी आदित्यनाथ धार्मिक गुरु या धार्मिक व्यक्ति नहीं है, वो एक ठग हैं। जब आप योगी आदित्यनाथ जैसे पॉपुलर लीडर को और महंत को, योगी को इस तरीके के आक्षेप के साथ जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो अपनी क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं दांव पर लग जाती है, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने काम किया है, चाहे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में बताया कि ये वो कांग्रेस है जिसने कृष्ण को नहीं माना, ये वो कांग्रेस है जिसने राम को नहीं माना और आज ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। दिल्ली के द्वारका इलाके में कार्यक्रम में शामिल होंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू।
हिमाचल निकेतन के 5 मंजिला भवन का शिलान्यास यहां पर किया जाना है। हिमाचल निकेतन में 81 कमरे बनाए जाएंगे। हिमाचल भवन, हिमाचल सदन के बाद ये तीसरा विकल्प होगा वहां के लोगों के पास यहां पर रहने का। देखिए, आज सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर हैं और यहां पर दिल्ली के द्वारका में वो कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारे साथ सहयोगी रवि सर्राफ जुड़ रहे हैं। रवि, आप कई बार हिमाचल के मुख्यमंत्री से एक्सक्लूसिव बातचीत करते रहे हैं, आप बेहतर समझते हैं उनकी नीतियों को भी, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि दिल्ली दौरे पर हैं, दिल्ली दौरे पर आएंगे और एक सौगात जरूर मिल रही है हिमाचल निकेतन के तौर पर। बिल्कुल चारुल, देखिए हिमाचल निकेतन द्वारका सेक्टर 9 में उसका शिलान्यास जो है हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 10 बजे करने वाले हैं और तीसरा भवन हिमाचल के वासियों को मिलने वाला है। और इस बात का जिक्र कल ही सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया था कि जिस तरीके से छात्र हमारे राज्य से दिल्ली पहुंचते हैं या फिर किसी बीमारी के इलाज के लिए लोग जब पहुंचते हैं दिल्ली तो उन्हें रहने में दिक्कतें आती है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमारे पास अगर तीसरा भवन भी उपलब्ध रहेगा तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। तो एक सौगात है हिमाचल वासियों के लिए, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से अगर शिलान्यास कार्यक्रम की बात करें तो ये टलता जा रहा था और बीच में कोविड भी आया था, इस वजह से कार्यक्रम आगे बढ़ते गए और आज फाइनली जो है हिमाचल वासियों को एक बड़ी सौगात हिमाचल निकेतन के रूप में जो द्वारका सेक्टर 9 में बनकर तैयार है। और ये कहा जाए कि एक बड़ा भवन और विधिवत भवन जिसमें आधुनिक तमाम जो सुविधाएं होती है, जो 5 सितारा होटल में हम लोग सुविधाएं देखते हैं, वो सभी सुविधाएं उसमें मिलने वाली है। तो हिमाचल वासियों के लिए एक बड़ी सौगात है। और इसके अलावा हिमाचल के मुख्यमंत्री चूँकि दिल्ली से पहले भी आए तो प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात किया था, राष्ट्रपति से मुलाकात किया था, वो शिष्टाचार मुलाकात था। पर अब जो मुलाकात चलेगी उनकी, क्योंकि कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का समय मांगा गया है, तो हिमाचल के लिहाज से, हिमाचल की योजनाओं के लिहाज से और हिमाचल के बजट के लिहाज से अब आगे क्या कुछ केंद्र के द्वारा मिलने वाला है और अपनी मांग जो है वो कई केंद्रीय मंत्रियों से रखने वाले हैं। तो शिष्टाचार मुलाकात का दौर समाप्त हो चुका है और अब आगे की योजनाएं और मांगों को लेकर जो दौर है वो शुरू होने वाली है मुलाकातों का। तो आप देखेंगे कई केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का वक्त सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से मांगा गया है, पर फिलहाल पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है तो ऐसे में टाइमिंग हमें देखना पड़ेगा कि क्या समय निर्धारित होता है। पर सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी दिल्ली में रुकने वाले हैं और दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ही मुलाकात होगी, क्योंकि प्लेनरी सेशन अब होने वाला है कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में। हिमाचल निकेतन के बाद के क्या कार्यक्रम रहेंगे, कितने दिवसीय ये दौरा रहने वाला है, किन किन से मुलाकात मुमकिन मानी जा रही है हिमाचल के मुख्यमंत्री की? देखिए, हिमाचल के मुख्यमंत्री का 3 दिवसीय दौरा भी फिलहाल बताया जा रहा है कि 3 दिनों तक हिमाचल के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रहने वाले हैं। आज थोड़ी देर बाद शिलान्यास का कार्यक्रम में वो शामिल होंगे, उसके बाद कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का समय मांगा गया है और संसद भवन भी जा सकते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, अपने वहाँ पर पार्टी के सांसदों और नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। और कई ऐसी योजनाएँ हैं जो पेंडिंग में चले आ रहे थे लगातार हिमाचल में, तो उन तमाम योजनाओं पर चर्चा होगी। और चूंकि बजट सत्र भी चल रहा है तो ऐसे में बजट को लेकर भी क्या कुछ हिमाचल की क्या तैयारियां हैं और जो रुकी जो योजनाएं हैं और केंद्र से कुछ फंड की भी डिमांड वो कर सकते हैं। तो कई सारे कार्यक्रम उनके अभी फिलहाल लगाए गए हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि कैबिनेट जिस तरीके से वहाँ पर बना उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई दिल्ली में कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ में, तो एक मुलाकात उनकी बड़े नेताओं के साथ भी होने वाली है। संगठन को लेकर भी चर्चा होगी, सरकार के कामकाज को लेकर भी चर्चा होगी और केंद्र से चर्चा होगी योजनाओं को लेकर कि केंद्र से जो राज्यों की योजना है कितने वो योजनाओं को लेकर जा रहे हैं धरातल पर और आगे क्या कुछ करने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा आरोप लगाया गया है कि जो डबल इंजन की सरकार रही है पहले, उसके बाद से काम लगातार रुका हुआ है। तो ऐसे में अब फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने चुनौतियां कई सारी है, क्योंकि एक रिपोर्ट ये भी आई थी कि वहाँ का जो पूरा सरकारी खजाना है वो बताया गया था कि खाली हो चुका है। तो ऐसे में उस सरकारी खजाना को भरना, वहाँ की योजनाओं को धरातल पर लेकर जाना एक बड़ी चुनौती फिलहाल सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने है। तो ऐसे में कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने का भी वक्त सुक्खू ने मांगा है। अब देखना पड़ेगा कि कई केंद्रीय मंत्रियों से किन किन से उनकी मुलाकात होती है और आगे क्या बातचीत होती है। बिल्कुल रवि, आप नजर बनाए रखें। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, शिवपाल को सपा खेमे में फ्रंट सीट मिलने वाली है। प्रसपा नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह मिलेगी।
प्रदेश भर में आंदोलन करने की तैयारियां कर रही है समाजवादी पार्टी। शिवपाल यादव की अगुवाई में ये आंदोलन होना है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, शिवपाल यादव को सपा के खेमे में फ्रंट सीट मिलने वाली है। बसपा नेताओं को प्रदेश कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। दरअसल प्रदेश भर में आंदोलन करने की तैयारियां कर रही है समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव की अगुवाई में ये आंदोलन जो है वो होने वाला है। प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी आंदोलन करने वाली है और शिवपाल यादव जिनके नेतृत्व में, जिनकी अगुवाई में माना जा रहा है कि आंदोलन होगा। हमारे साथ सहयोगी शेखर आनंद त्रिवेदी जुड़ रहे हैं। शेखर, देखिए, शिवपाल यादव की अध्यक्षता में प्रदेश भर में आंदोलन करने वाली है सपा, लेकिन इस आंदोलन में सपा के अपने मुद्दे होंगे। लेकिन हाल ही में हमने जिस तरह से देखा, रामचरितमानस को लेकर विवाद हो, उसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रमोशन हो, जब आंदोलन होगा तो नहीं लगता कि ये फैक्टर्स ऐसे रहेंगे जिसमें कहीं ना कहीं सपा को जवाब देना पड़ेगा, जवाबदेही बनती है? देखिए, ऐसा है कि जब आंदोलन होते हैं और ख़ास तौर से जब शिवपाल यादव की अगुवाई में आंदोलन आगे बढ़ेंगे तो उसकी रणनीति भी कुछ इस तरीके से तैयार होगी जिसको लेकर के उन्हें माइलेज मिल सके। चूँकि जो मैनपुरी का हाल में लोकसभा उपचुनाव हुआ उसमें जिस तरीके का प्रदर्शन शिवपाल यादव की तरफ से किया गया है, उसके बाद से अखिलेश और शिवपाल के जो रिश्तों में सुधार हुआ है उसको लेकर के बीते दिन भी हमने देखा कि शिवपाल यादव के घर पहुँचे थे अखिलेश यादव, उनको फ्रंट सीट विधानसभा में देने की बात कही और आंदोलन की बात सामने आई है। अब ये देखना होगा कि वो किस तरीके की चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मुलायम सिंह के दौर में जितने भी आंदोलन होते थे, ग्राउंड पर जिस तरीके की वर्किंग होती थी, उसका शिवपाल को जिस तरीके का ज्ञान है वो अखिलेश और अखिलेश की टीम को नहीं है। तो ये जाहिर है कि जिस तरीके के मुद्दों की छटनी होगी, जिस तरीके से वो आंदोलन की रूपरेखा तैयार होगी, अगर शिवपाल यादव का कद वास्तव में बढ़ा है और शिवपाल यादव की अगुवाई में ही वो आंदोलन होंगे तो उसका जो पूरा योजना क्रम है वो भी शिवपाल यादव के हिसाब से तैयार होगा। और ऐसा अनुमान है कि उसमें जो विवादित मुद्दे हैं जिसको लेकर के फिलहाल भारतीय जनता पार्टी या समाज के बीच में समाजवादी पार्टी को लगातार एक सवालों की बौछार को झेलना पड़ा है, उस चीज़ से कहीं ना कहीं बचाव होगा और साथ ही ऐसे चीज़ों को सामने रखा जाएगा जो तथ्यपरक होंगी और ग्राउंड पर बीजेपी को उस चीज़ का जवाब देना होगा। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो विकासोन्मुखी अपनी बात करती है, यानी विकास को लेकर के वो बात करती है। तो ऐसे में शिवपाल यादव का जो सबसे बड़ा टारगेट होगा वो सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है, ग्राउंड पर जो काम किया जा रहा है और जो स्थानीय स्तर की समस्याएं हैं, उन चीज़ों को लेकर के कुछ इस तरीके से उठाया जाएगा जिसका रिजल्ट लोकसभा चुनाव में जब उनके कैंडिडेट उतरे तो उस चीज़ को धार देते हुए आगे बढ़ा सके और उसका नतीजा ला सकें। तो अभी जो मेरे सूत्रों के हिसाब से जानकारी आई है वो इस तरीके की है कि बजाय इसके कि समाज को बांटने, विघटनकारी और अलग अलग तरीके के आरोपों में खुद समाजवादी पार्टी घिरे, उससे बचते हुए ऐसे मुद्दों को सामने लाया जाएगा जिसको सरकार अपने फ्रंट लाइन पर, अपने प्रचार पर, अपने फ्लैगशिप पर सबसे आगे रख रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। उधर दिल्ली में उत्पाद शुल्क नीति से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीआई ने हैदराबाद के चार्टर्ड अकाउंटेंट को गिरफ्तार किया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया गया है। आबकारी नीति के निर्माण पर गलत लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई ने दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और कथित भूमिका और हैदराबाद स्थित थोक, खुदरा लाइसेंसधारियों और उनके लाभार्थी मालिकों को गलत लाभ पहुंचाने के आरोप में हैदराबाद स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट बुच्ची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है।
विवाहित बेटी को अनुकंपा नौकरी का रास्ता खोल दिया गया है। विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति मिलने वाली है। कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब तक सिर्फ कुंवारी बेटियों और बेटों को ही नौकरी मिलती थी। तो देखिए, चुनाव से पहले मध्य प्रदेश सरकार का ये बड़ा फैसला। एमपी में अनुकंपा नियुक्ति के 550 मामले हैं। फिलहाल ये देखिए बड़ा फैसला लिया गया कि विवाहित बेटी को भी अनुकंपा नौकरी का रास्ता जो है वो खोल दिया गया है। विवाहित बेटियों को भी अनुकंपा नियुक्ति में जगह मिलेगी। कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब तक सिर्फ कुंवारी बेटियों और बेटों को ही इसमें नौकरी मिलती थी। हमारे साथ सहयोगी शिशिर उपाध्याय जुड़ रहे हैं। शिशिर, विवाहित बेटियों को भी अब अनुकंपा नौकरी का रास्ता जो है खोल दिया गया है। ये बड़ा फैसला है प्रदेश सरकार का। चारू, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। चुनावी मौसम आता है तो इस तरीके के लोक लुभावने निर्णय किए जाते हैं और यहाँ पर भी ऐसे निर्णय किए जा रहे हैं। अभी महिलाओं को 1000 रुपए देने का भी एक निर्णय जल्द होने वाला है और ये इसमें सबसे पीछे सवाल एक चारू आता है, जो प्रदेश की जनता पिछले 20 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 20 सालों में 1000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं दूसरे विभागों में। ये जो आपने आंकड़ा बताया है ये बहुत कम है। पीडब्ल्यूडी विभाग, शिक्षा विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य विभाग, बहुत सारे विभागों में हजारों मामले पेंडिंग हैं और उन लड़कों को या कुंवारी लड़कियों को जो उनके उत्तराधिकारी होते हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति में इतने पेच हैं। उसमें एक ये अगर विवाहित का भी कह दिया गया है तो ये घोषणा तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन सबसे पहले तो सरकार को, मुख्यमंत्री की मंशा बहुत पवित्र है, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे से मदद करना चाहते हैं, लेकिन नौकरशाही और जो बाबूगिरी है उसमें फंसकर, उसके जंजाल में फंसकर बरसों से लोग चक्कर लगा के निराश हो जाते हैं और उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाती। सबसे पहले तो उसका सरलीकरण बहुत जरूरी है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। ये घोषणाएं तो हो सकती हैं, लेकिन नौकरी मिली कितने लोगों को, यह भी बहुत महत्व रखता है अपने आप में। चारू, तो शिशिर, यानी ये मान लिया जाए कि देखिए घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन विपक्ष बाद में से एक मुद्दा बना सकता है कि आप घोषणाएं तो कर रहे हैं लेकिन धरातल पर कब आएंगी, क्योंकि पुरानी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं और आप नई घोषणाएं कर रहे हैं। बिल्कुल चारू, ये चूंकि चुनाव से जुड़ा हुआ मामला है, महिलाओं को प्रभावित करने के लिए, आकर्षित करने के लिए इस तरह के निर्णय ले लिए जाते हैं। ये 20 साल पहले से निर्णय क्यों नहीं लिया गया था? और आप कोरोना काल में जितने लोगों की मृत्यु हुई थी, आज कर्मचारियों की मृत्यु हुई थी, उनके बच्चों को आज तक उनको अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पाई है। इसके पहले भी जितने लोग जो हार्ट अटैक से मौत हुई, अभी इलेक्शन के दौरान कुछ मौतें हुई, ये उन मौतों के बाद उनको अनुकंपा नियुक्ति अभी तक नहीं मिली। तो ये कहाँ समस्या आती है, कहाँ पेच फंसता है, कहाँ क्लरिकल मिस्टेक है, इसका सरलीकरण करना चाहिए। एकल खिड़की प्रणाली होना चाहिए। ये घोषणाएं तो खूब हो जाती हैं, लेकिन लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है चारू, और ये लाभ जब तक नहीं मिलेगा तब तक जनता तो सिर्फ घोषणाओं से ठगी महसूस करती है। बिल्कुल, देखिए शिशिर, इसीलिए कहा जाता है कि कम घोषणाएं हों लेकिन वो अमल में भी आनी चाहिए ताकि जनता खुद को ठगा हुआ महसूस ना करे। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, ये एक बड़ा फैसला लिया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो घोषणाएं पुरानी हैं, जो पहले की जा चुकी हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं, आखिर उन्हें पूरा कब किया जाएगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।